हेलो हाय। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको मेरी तरफ से नमस्कार। दोस्तों आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। जो सिलेबस, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा जो अकाउंट असिस्टेंट का और ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट जो निकाली हैं JKSSB ने, तो उनका सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा और उसके बाद मैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स जो है तो उस सेक्शन से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आइए हम सिलेबस देखते हैं अबाउट ग्रेजुएट लेवल पोस्ट जो हैं तो उनका, और उसके बाद हम देखते हैं अकाउंट असिस्टेंट का। तो आइए दोस्तों अगर हम सबसे पहले सिलेबस की बात करें, ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट्स होंगी तो उनके लिए जो भी सिलेबस आया है, सबसे पहले इसमें 6 सेक्शंस होंगी अलग अलग। पहली सेक्शन जो होगी उसमें जनरल इंग्लिश होगी। तो दोस्तों इसमें हर एक में 6 सेक्शंस होंगी। अगर हम पहली सेक्शन की बात करें तो पहली सेक्शन जो है उसमें जनरल इंग्लिश है जो कि 20 मार्क्स की है। और 6 सेक्शंस हैं तो 6 की 6 जो है वो 20 मार्क्स की हैं, जो कि ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट हैं। तो दूसरी सेक्शन जो है वो है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। हालांकि इसमें देखने को सिलेबस हमें बहुत ज़्यादा दिखता है, लेकिन उतना है नहीं जितना हमें दिखता है। ये आप देख रहे होंगे, ये जो ऊपर है जम्मू कश्मीर से ऊपर जितना भी सिलेबस है तो ये हमारा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स है, जो कि इंडिया का और वर्ल्ड का है। और नीचे हम देख सकते हैं कि जीके जो जम्मू कश्मीर की है तो वो भी 20 मार्क्स की, जो कि हमने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए पढ़ा था जब, तो उसमें जो है वो कवर हो जाएगा। दोस्तों दोस्तों मैं आपको 3 सेक्शंस के बारे में बता चुका हूँ। अभी मैं आपको चौथी सेक्शन के बारे में बताऊंगा, जो कि है हमारी जनरल इंग्लिश। जो हमारी जनरल इंग्लिश है ये भी 20 मार्क्स की रहने वाली है। उसके बाद मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है वो भी 20 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है वो भी हमारा 20 मार्क्स का रहने वाला है। सो कंप्यूटर भी हमने पढ़ा है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में। जनरल साइंस हमने पढ़ी है, बट इसमें सिलेबस जो है वो थोड़ा चेंज हो चुका है, लेकिन फिर भी बेसिक लेवल का है। सो हम इसको पढ़ेंगे और ये इंटरेस्टिंग सिलेबस है, जिससे हमें अबाउट हमारी लाइफ के बारे में पता चलता है, या फिर जो भी हमारी लाइफ से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं तो उनके रिलेटेड पता चलेगा। तो ये था दोस्तों सिलेबस अबाउट द जो कि हमारा ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट जो है तो उनके लिए ये सिलेबस था। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो फाइनेंस में जो हमारा सिलेबस आया है तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। दोस्तों अगर मैं सबसे पहले सिलेबस जो है अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस का उसकी बात करूं तो पेपर दोनों जो है वो ग्रेजुएट लेवल का भी और जेबी दोनों जो है ये 2 घंटे के रहने वाले हैं, और मार्क्स इसमें दोनों में 120 होंगे। लेकिन इसमें जो है इसमें उसमें 6 सेक्शंस थी, तो इसमें सेक्शंस जो है वो हमारी 2 और बढ़ चुकी हैं, जो कि 8 हो चुकी हैं। अब इस बार जो हम अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस अगर हम देखते हैं तो ये पिछले जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस था उसके मुकाबले बढ़ चुका है। तो 2 सेक्शंस इसमें बढ़ चुकी हैं, और इसमें जो मार्क्स जो हैं तो वो भी बड़े कम हो चुके हैं। जैसे कि हमने देखा था पिछली बार 3 सेक्शंस हमारी 30 मार्क्स की थी, और बाकी जो थी कुछ 10-10 की थी। तो इस बार जो है वो 20 और 15 के हो चुके हैं। सबसे पहले हम देखें जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK, तो ये 20 मार्क्स का है। उसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो स्टैटिक्स जो है जो कि हमारी 15 मार्क्स की है। अगर हम थर्ड की बात करें तो इसमें हमारा आएगा जनरल इकोनॉमिक्स पिछली बार हमारी जो थी वो 10 मार्क्स की थी, लेकिन इस बार जो है वो हमारी होने वाली है 15 मार्क्स की। दोस्तों इसके बाद अगर हम देखें मैथमेटिक्स को, तो मैथमेटिक्स भी इस बार जो है वो 15 मार्क्स का आने वाला है। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर तो हमने पढ़ा ही है, और कंप्यूटर का नॉलेज हमें होना भी चाहिए, जो कि 15 मार्क्स का है। और अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग इस बार फिर से है। पिछली बार जो है वो ये भी 30 मार्क्स का था, बट इस बार जो है ये 15 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद जनरल साइंस जो है ये हमारी 15 मार्क्स की रहने वाली है। और ये जो सिलेबस है ये है हमारा मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग। इसमें ये दोस्तों ये तो हमारा 10 मार्क्स का है, लेकिन ये हमारा स्कोरिंग रहने वाला है इसमें। तो दोस्तों ये था अबाउट सिलेबस जो कि हमारा अकाउंट असिस्टेंट की जो पोस्ट जो निकाली है JKSSB ने, और हमारी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट जो निकाली है SSB ने, तो उसके रिलेटेड। तो तो दोस्तों आज हम जिसके बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जो कि 20 मार्क्स का रहने वाला है, जो कि ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए। और उसका सबसे पहला सब टॉपिक जो है तो उसका नाम है इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल। सो इसको हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। तो दोस्तों इसमें तो बहुत सारी मतलब आगे से होता है, लेकिन सिलेबस तो के हिसाब से अगर हम देखें तो थोड़ा सा है। बट अगर हम देखें कि इंडियन हिस्ट्री
फ्रीडम स्ट्रगल के रिलेटेड कहाँ से चली, तो इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल है तो ये 1857 का जो रिवोल्ट था तो तब से शुरू हुई थी और 1947 तक चली। तो हमें जो है थोड़ा थोड़ा जो है वो 1857 से लेके हमें 1947 तक जो है वो चलना होगा। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट जो इसमें जो जनरली चीज़ें जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इनके आने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें रिवोल्ट ऑफ 1857 की, तो ये विद्रोह जो था वो किसका था, जो इंडियंस का था। और जो इंडिया के जो सोल्जर्स थे, पीजेंट्स थे और ट्राइबल्स थे, तो उन्होंने 1857 का जो विद्रोह जो था अंग्रेज़ों के खिलाफ जो था तो वो किया था। और अगर हम दोस्तों बात करें कि ये कौन कौन से जो इंडिया का जो कौन कौन सा पार्ट जो थे तो वो इन्फ्लुएंस हुए थे, तो वो थे हमारे नॉर्थ, सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया जो था तो वो इन्फ्लुएंस हुए थे इस रिवोल्ट से। और ये रिवोल्ट जो था ये अगेंस्ट था ब्रिटिशर्स के साथ। ये रिवोल्ट जो था ये अगेंस्ट था किसके अगेंस्ट था, ये था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि रिवोल्ट होता है कोई भी तो क्यों होता है, तो इसके भी कुछ ना कुछ जो थे ये उदाहरण है कि क्यों हुआ। सबसे पहले देखो हम देखते हैं कि 1806 में क्या होता है। इससे पहले भी कुछ मतलब छोटे मोटे विद्रोह किए थे लोगों ने, बट लोग जिसको बोलते हैं ना कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ भी उतनी नहीं थी, जिसकी वजह से वो वाले विद्रोह जो थे वो नहीं हो पाए। और वो विद्रोह जो था वो उसका इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहा। सो अगर हम देखें तो 1806 में स्पॉय म्यूटिनी हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद 1824 में हम देखें तो 47 की जो रेजिमेंट्स थी स्पॉय की, 47th रेजिमेंट थी स्पॉय की, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था बर्मा जाने के लिए। उसके बाद अगर हम देखें 1844 में 7 बटालियन जो थी, 7th बटालियन जो थी तो सॉरी जो मतलब 7 बटालियन जो थी तो उन्होंने रिवोल्ट किया था। क्या क्वेश्चन था उनका, बाटा और सैलरी से रिलेटेड था और उसके खिलाफ उन्होंने जो था वो रिवोल्ट किया था, ठीक है। तो इससे पहले कीजिए, अब हम बात करते हैं कि जो 1857 का जो विद्रोह होता है तो उसके क्या मेन काजेस थे, क्या कारण थे, किन कारणों की वजह से ये रिवोल्ट होता है। सबसे पहले दोस्तों अगर हम देखें तो इमीडिएट काजेस थे, सोशल और रिलीजियस कारण थे, इकोनॉमिक कारण थे, पैसे के रिलेटेड थे, मिलिट्री ग्रेवियंस थे और पॉलिटिकल काज थे। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें कि इमीडिएट काज क्या थे, इमीडिएट काज ये थे कि ग्रीस्ड कार्टिजेस, मतलब जो भी जो कार्डूस होते हैं, कार्डूस जो इस्तेमाल होते थे तो उनमें क्या होता था कि ग्रीस चर्बी जो होती थी उसका इस्तेमाल होता था। और जो कि इंडिया के जो सोल्जर्स थे तो वो इंडियंस हिंदूज भी थे और मुस्लिम्स भी थे, लेकिन जो मतलब हिंदू थे तो वो मतलब गाय का मीट जो है तो वो नहीं खाते, बिकॉज दे उनके हिसाब से गाय जो है वो हमारी माता है। लेकिन जो मुस्लिम्स थे तो वो पिग को मानते हैं, जैसे हम गाय को मानते हैं वैसे वो पिग सूर को मानते हैं। तो हम इनका मीट खाना जो है वो हमारे धर्म के खिलाफ है। तो इसलिए जो है वो लोगों ने ये रिवोल्ट किया था कि इसका इस्तेमाल जो है वो कर रहे थे और इसको जो था वो मुंह से ओपन करना पड़ता था, ये जो इनका कारतूस था। तो दूसरा जो कारण था वो था सोशल एंड रिलीजियस काजेस। देखो सोशल एंड रिलीजियस काजेस में क्या थे कि एबोलिशन ऑफ सती प्रथा जो थी तो वो उसको एबोलिश किया 1929 में। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है हमें किस में से, यही जो फर्स्ट हमारा सब टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल, इसमें से कि एबोलिशन ऑफ सती कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। यहाँ से मैं मतलब ऐसे कहानी लिखने को तो बहुत थी, बट मैं ज़्यादा कहानी नहीं लिखने वाला। इसमें सिर्फ वो मैं फैक्ट्स के बारे में लिखूंगा कि जो हमारे क्वेश्चन पेपर मतलब क्वेश्चंस में के हिसाब से जो है वो बनते हैं। तो अब हम देखते हैं हिंदू रिमैरिज एक्ट कब हुआ था, 1856 में, ठीक है। उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज 1850 में, और द रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट जो है वो 1850 में। ये 4 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इकोनॉमिक काजेस हैं कि कुछ इकोनॉमिक काज थे जिसकी वजह से रिवोल्ट हुआ, जैसे ब्रेक डाउन ऑफ द विलेज सेल्फ सफिशिएंसी की, जो सेल्फ सफिशिएंसी जो थी विलेजेस की तो वो ब्रेक डाउन हो गई। दूसरा हो गया कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की, जो एग्रीकल्चर थी उसमें जो है वो कमर्शलाइजेशन आ गया, ये भी कारण थे रिवोल्ट के। उसके बाद दोस्तों मिलिट्री काजेस थे
कि मिलिट्री ग्रेवियंस थे कि उसमें क्या था, इसमें दोस्तों ये था कि सबसे पहले मिलिट्री ग्रेवियंस में ये था कि जो हमारे स्पॉई जो थे, सबसे पहले तो उनको उतनी सैलरी नहीं दी जाती थी, लेकिन अगर उनको सैलरी जो जितनी भी दी जाती थी तो उसके ऊपर उनको बाहर भेजा जाता था, और उसके लिए उनको एक्स्ट्रा बाटा जो था वो नहीं दिया जाता था, एक्स्ट्रा पे नहीं दी जाती थी। ठीक है, या फिर लो अलाउंस जो था तो वो नहीं दिए जाते थे, जिसकी वजह से ये भी एक कारण था। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, जनरल सर्विस इनलाइटमेंट एक्ट 1856, और दूसरा ये बन सकता है कि द पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1854। अब इसमें ये था कि विदड्रू द फ्री पोस्टेज फैसिलिटीज फॉर देम। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल काज की बात करते हैं दोस्तों। पॉलिटिकल काजेस क्या थे, इसमें पहला ये था, तो पॉलिटिकल काज ये थे, सबसे पहले डलहौजी जो था तो उसने क्या किया, 1859 में उसने कहा कि जो बहादुर शाह सेकंड जो है तो वो उसको क्या करना पड़ेगा, जो फोर्ट जो है रेड फोर्ट जो है तो उसको छोड़ना पड़ेगा एक। दूसरा इसमें यह था कि डलहौजी चाहता था कि जो उसकी डॉक्ट्रिन जो थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स करौली में जो कि शुरू की थी, तो उसको जो था वो अप्लाई करना चाहता था। ठीक है, और जो कि ओवर रूल्ड कर दी गई थी बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे तो उनके द्वारा। दोस्तों अब आपका क्वेश्चन होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थी वो क्या थी। मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो किसने शुरू की थी, लॉर्ड डलहौजी ने। ये क्वेश्चन आ सकता है। और लॉर्ड डलहौजी कौन था, वो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कब से लेके 1948 से लेके 56 तक। ठीक है, उसके बाद मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये कहती है कि अगर एक राजा है और उस राजे का आगे बेटा नहीं है और उसने किसी कहीं और से बेटा लिया है, पाला है उस बेटे को, सो उस राजे की डेथ के बाद जो उसकी जागीर होगी, जितनी भी उसकी ज़मीन होगी, तो वो ब्रिटिशर्स के हवाले हो जाएगी, वो उस बच्चे को नहीं जाएगी। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लैप्स का मतलब भी वही होता है कि जो बच्चे मतलब उसने गोद उठाए बच्चे हैं तो उनको नहीं मिलेगी, जो वो ज़मीन जो है वो ब्रिटिशर्स के हवाले हो जाएगी। जिसकी वजह से देखो उन्होंने कितना इलाके जो थे वो अपने कब्जे में कर लिए। सितारा 1948 में, उसके बाद जातीपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है 1849 में, सॉरी 1848 था ये, 1849 में। उसके बाद संबलपुर जो कि उड़ीसा में है 1850 में, भगत 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में। इतने सारे इलाके विद द हेल्प ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उन्होंने अपने कब्जे में कर दिए थे। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि काज क्या थे, क्या कारण थे रिवोल्ट करने के, लोगों ने रिवोल्ट क्यों किया था। इसमें दोस्तों सबसे पहला कारण अगर हम देखें तो मार्च 1857 में क्या होता है कि जो 19th इन्फेंट्री थी तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, जो इंट्रोड्यूस की थी नई राइफल्स जो थी तो उन्होंने उसको चलाने से जो थे वो मना कर दिया था, और उसके कमांडिंग ऑफिसर्स जो थे उसको वो ये थे। ठीक है, हाँ दोस्तों दूसरा पॉइंट जो है वो है हमारा मंगल पांडे से रिलेटेड। हमने फिल्म भी देखी होगी मंगल पांडे। तो मंगल पांडे कौन था, वो एक स्पाई था। किसका, 34th नेटिव इन्फेंट्री जो थी तो उसका एक स्पाई था। और उसने क्या, जो कि कहाँ पर था, बाराकपुरा, जिसने अटैक किया और फायर कर दिया था ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर अटैक कर दिया था उसने, और जिसकी वजह से क्या होता है बाद में उसको ट्रायल मतलब उसको फांसी दी गई थी और उसको मार डाला था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जैसे कि हम देख सकते हैं हमें पढ़ने की ज़रूरत वही होगी जो मैंने हाईलाइट किया है। अप्रैल मई 1857 में क्या होता है, जो कि 9 मई की बात है। 9 मई को क्या होता है कि 90 मैन जो थे वो 3rd नेटिव कैवलरी के उन्होंने क्या किया, मेरठ में रिफ्यूज़ कर दिया था। ग्रीस्ड कार्टेजेस का जो इस्तेमाल होता था तो उनको चलाने से उन्होंने रिफ्यूज़ मना कर दिया था, जिसमें से 85 जो थे, उसमें से 90 में से 85 जो थे उनको डिसमिस्ड कर दिया था और सेंटेंस सज़ा हुई थी उनको 10 साल की। ठीक है, और अगर हम उसके ही दूसरे दिन 10 मई को क्या होता है कि पूरा जितना भी जितने भी भारत के जो सिपाही थे तो उन्होंने क्या कर दिया था, रिवोल्ट कर दिया था। उसके दूसरे दिन 11 मई 1857 को क्या होता है कि जो मतलब एक बैंड ऑफ स्पाई फ्रॉम मेरठ हु हैड डिफाइंड एंड किल्ड
द यूरोपियन ऑफिसर्स द प्रीवियस ईयर मार्च टू द रेड फोर्ट। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें बहादुर शाह सेकंड जो था, बहादुर शाह उस समय कौन था, बहादुर शाह सेकंड जो था वो इंडिया का था, उसको प्रोक्लेम्ड किया गया, उसको माना गया शहनशाह हिंदुस्तान। ठीक है, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि बहादुर शाह सेकंड जो था उसको शहनशाह हिंदुस्तान जो था वो माना गया था, का नाम दिया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें झांसी की, तो झांसी में कौन था, रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी की रानी थी। जैसे कि हम पढ़ते आए हैं बचपन से, एक विडो क्वीन थी, और वो क्वीन किसकी थी, राजा गंगाधर राव जो लास्ट मराठा रूलर था तो उसकी क्वीन थी। ठीक है, और उसने भी विद्रोह जो था वो किया था। बिहार में उस समय राजा कौन था, कंवर सिंह था, और जो मध्य प्रदेश में कौन था, फिरोज शाह था, और बरेली में कौन था, खान बहादुर खान जो था वो था, जिसने अपने आप को नवाब नजीम जो था वो माना गया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक हमारे पास मतलब हम सोच सकते हैं कि अगर वो एक रिवोल्ट हुआ था तो वो फेल क्यों हुआ था। सबसे पहले तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि एक दूसरे के साथ उतना कोऑर्डिनेशन नहीं था, जिसकी वजह से जो वो रिवोल्ट जो था, हालांकि उसमें बहुत सारे सिपाही, बहुत सारे पीजेंट्स, बहुत सारे जो ट्राइबल्स जो थे तो वो उसमें इंडल्ज थे, बट फिर भी कोऑर्डिनेशन की कमी होने के कारण जो था वो रिवोल्ट जो था वो फेल हो गया था। दूसरा जैसे कि लैक ऑफ यूनिटी अमंग इंडियंस, तो इंडियंस के बीच में यूनिटी जो होता है वो तब तो क्या आज भी बड़ी कम देखने को मिलती है, तो ये भी एक कारण था उसके रिवोल्ट के फेल होने का, जिसमें कि जो जमींदार जो थे तो वो क्या करते थे, वो ब्रिटिशर्स के साथ थे। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न एजुकेशन की बात करें, मतलब जो जमींदार की जो एक्टिविटीज़ जो थी तो वो उससे कहीं ना कहीं हेल्प पहुंचती थी उनको। मॉडर्न एजुकेशन उस समय थी ही नहीं, लोग जो थे वो अनएजुकेटेड थे, जिसकी वजह से ये कारण हुआ कि रिवोल्ट जो था वो फेल हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए उसके। ठीक है, अगर रिवोल्ट होता है कोई भी तो उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आज हम अगर देखते हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है तो कोई ना कोई उसके कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजे तो कोई ना कोई नतीजा उसका निकलेगा। ठीक है, या तो गवर्नमेंट मानेगी या फिर उनको पीछे हटना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही, कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस। तो वैसे ही ये वाला रिवोल्ट भी हुआ था 1857 का, तो जिसमें कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए थे कि चेंज इन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो था और जो उनकी पॉलिसीज थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो वो चेंज हुआ। उसके बाद इंडिया सिविल सर्विसेज एक्ट जो है वो 1861 में जो था वो पास्ड हुआ था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो 1858 का वाज पास्ड इन द हाँ, ये अगर ये रिवोल्ट नहीं होता तो ये नहीं होता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो 1858 का, जिसको बाद में नाम दिया गया एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमें आ सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 इज आल्सो नोन एज एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एबलिश हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एबलिश हो गई, और ट्रांसफ़र जो पावर थी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट को पावर्स जो थी वो ट्रांसफ़र हो गई, और टेरिटरीज़ की, और ब्रिटिश क्राउन जो था तो उसको सारी पावर्स जो थी वो ट्रांसफ़र हो गई थी। तो दोस्तों ये था अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857। और इसके अगर हम डीप में जाएं तो उसको अच्छे तरीके से तो हम तभी पढ़ पाते हैं, लेकिन ये जो है ये मेन मोटे मोटे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए मैंने इसको ये 2-3 पेजों के जो नोट्स बनाए थे। हालांकि ये वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, जो कि आई थिंक 19-20 मिनट्स की हो चुकी है। तो अभी मैं इस वीडियो को जहाँ पर ख़त्म करता हूँ, और आगे हम पढ़ेंगे सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हुए थे, इंडियंस ने किए थे, तो वो क्यों किए थे, ये भी तो एक इंडियन हिस्ट्री जो है तो उसमें फ्रीडम स्ट्रगल जो है तो ये भी तो उसी का पार्ट है। सो हम दोस्तों सेकंड जो है वो हम सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।